दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्शन एडवेंचर से भरपूर मूवी की कहानी को जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक नवजात बच्चे को दिखाया जाता है जो ज्यूस और अल्कमिनी के प्यार की निशानी है। अल्कामिनी इंसान थी और ज्यूस देवताओं के राजा थे। और अल्कामिनी उस बच्चे का नाम हैरक्यूलिस रखती है। लेकिन ज्यूस की रानी हेरा इस नाजायज रिश्ते से पैदा हुए बच्चे से खुश नहीं थी और इसलिए वह उसे मरना चाहती थी। जब हैरक्यूलिस थोड़ा बड़ा हो जाता है तब हेरा दो जहरीले सांपों को उसे मारने के लिए भेजती है। लेकिन ज्यूस का बच्चा भी ज्यूस की तरह ही शक्तिशाली होता है। वह दोनों सांपों को उनके अटैक करने से पहले ही खत्म कर देता है। जब हेरक्युलिस जवान हो जाता है तब सभी देवता उसे 12 असंभव कार्य सौंपते हैं जो साधारण इंसानों के बस की बात नहीं थी। लेकिन हेरक्युलिस इन सौंपे गए 12 कारनामों को अंजाम देने की काबिलियत रखता था। सबसे पहले वो एक 5 एफनों वाले सांप से लड़ता है। उसे मारने के बाद वो एक जंगली सुअर को अपने गदा के एक ही वार से खत्म कर देता है। ऐसे ही कई कारनामों को वह अंजाम देता है। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक कार्य था निमिया के शेर को मारना, जो एक राक्षस से कम नहीं था, क्योंकि उसकी खाल किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदी नहीं जा सकती थी। तब हेरक्युलिस उसे अपने हाथों से उसका जबड़ा तोड़ देता है। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे लुटेरों के एक ग्रुप ने बांध रखा था, जो हेरक्युलिस का भांजा होता है। अब वो लड़का उन लुटेरों से कहता है, अभी भी वक्त है, मुझे छोड़ दो, क्योंकि अगर हेरक्युलिस यहां आ गया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस पर वो सभी लुटेरे उसका मजाक उड़ाने लगते। तभी वहां पर हेरक्युलिस भी आ जाता है। अब लुटेरों का सरदार अपने लोगों से कहता है, उसे खत्म कर दो। अब हेरक्युलिस एक ही बार में 5 लोगों को ढेर कर देता है। यह देखकर सभी लोग उससे डरने लगते हैं। अब लुटेरों का सरदार अपने सभी लोगों को उसका सिर काटने का आदेश देता है। इसके बाद हेरक्युलिस और उसके साथी एक एक करके सभी को मार देते हैं। अब हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां पर हेरक्युलिस और उसके साथी खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद हेरक्युलिस और उसका साथी सोने के सिक्कों को देखते हैं जो उन्हें उनके काम के बदले में मिले थे। अब हेरक्युलिस कहता है कि हमें एक और काम मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएंगे और चैन की जिंदगी जिएंगे। तभी उनके पास राजा कोटिश की बेटी आती है और वह उनसे कहती है कि हमें आपकी जरूरत है। हमारे अपने लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है और इस गृह युद्ध के चलते हर दिन फसलें खराब हो रही हैं और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तब हरक्युलिस का साथी उससे कहता है कि अभी हमारे पास समय नहीं है और अगर इनाम की रकम ज्यादा मिलेगी तो हम आपका काम कर सकते। राजकुमारी उनसे कहती है, तुम तो योद्धा हो और योद्धा शान के लिए लड़ते हैं, धन कमाने के लिए नहीं। इस पर हेरक्युलिस उससे कहता है कि हमें अपने हथियारों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तब राजकुमारी कहती है, मेरे पिता राजा कोटिश बहुत धनी हैं, जो आपको सोने में तोल देंगे। यह सुनकर हेराक्युलिस और उसके साथी उनकी ओर से लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद हेराक्युलिस और उसके साथी राजकुमारी के साथ राजा कोटिश के महल में पहुंच जाते हैं। राजा कोटिश का महल बहुत ही संपन्न लग रहा होता है और वहां पर एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई थी जो ज्यूस की पत्नी हेरा की थी। अब राजकुमारी हेरक्युलिस को बताती है कि इसे बनाने में 1000 मजदूरों को 5 साल का समय लगा है। अब हेराक्युलिस उस राज्य के सेनापति से मिलता है जिसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ज्यूस का पुत्र है। तभी वहां पर राजकुमारी का बेटा आता है जो हेराक्युलिस की कहानी से बहुत प्रभावित होता है। इसके सेनापति हेराक्युलिस से कहता है कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। अब वो सेनापति हेराक्युलिस से कहता है कि पहले कभी शाही लोगों के साथ बैठे हो। तभी हरक्यूलिस को 3 साल पहले का समय याद आता है जब वह एथेंस के राजा के लिए काम करता था। और साथ ही हमें उसके पत्नी और बेटे को भी दिखाया जाता है जिससे वो बहुत प्यार करता था। इसके बाद हरक्यूलिस राजा कोटिश से मिलता है और इसके बाद वह राजा से अपने चारों साथियों को मिलवाता है, अटोलिकस, टाइडियस, अटलांटा, एम्पियारेस और लोयस। अब राजा एम्पियारेस से कहता है कि सुना है तुम भविष्य देख सकते हो और तुमने अपनी मौत पहले ही देख रखी है। क्या तुम इस युद्ध का परिणाम बता सकते हो? इस पर वह बताता है कि हाँ, अगर देवता चाहे तो। अब राजा अटलांटा को देखकर कहता है कि हमें इस युद्ध में महिलाओं की जरूरत नहीं है।
तभी अटलांटा अपने तीरों से वहां पर खड़े सैनिकों के हेलमेट दीवार पर लटका देती है। यह देखकर राजा कोटिश हैरान हो जाता है। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि हमारे सबसे करीबी साथी ने हमें धोखा देते हुए विद्रोह कर दिया है और इस समय पूरे राज्य में युद्ध छिड़े हुए हैं। इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। और राजा यह भी बताता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक जादूगर है और देवताओं के अलावा उसे कोई नहीं हरा सकता। दरअसल रिसेस के पास आर्धमांव की फौज है, जो पल भर में हमारे सैनिकों का सफाया कर देते हैं, जिस वजह से हमें अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए किसानों और व्यापारियों को सेना में शामिल करना पड़ रहा है। अब कोटिश की बेटी हेरक्युलिस से कहती है कि मेरे बेटे को तुम पर विश्वास है और अगर तुम यह युद्ध जीत लोगे तो फिर मैं भी तुम पर विश्वास करूंगी। इसके बाद हेरक्युलिस के साथी उससे पूछते हैं कि तुमने कोटिश की दौलत देखकर उसके लिए युद्ध लड़ना चाहते हो या उसकी बेटी को देखकर। इस पर अटलांटा कहती है कि सोने से ज्यादा किसी सुंदरी के आकर्षण में लोग जल्दी आ जाते हैं। अब अगले दिन हेरक्युलिस सेना को प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई योद्धा नहीं था। हेरक्युलिस सैनिकों से ढाल की दीवार बनाने के लिए कहता है और फिर अपने साथी थेडियस से उस दीवार को भेदने के लिए कहता है। इसके बाद थेडियस ढालों की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। तब हेरक्युलिस उन सैनिकों से कहता है, इस तरह तो तुम सब मारे जाओगे। तुम्हें ढालों की दीवार को मजबूत बनाकर रखना होगा, तभी तुम सुरक्षित अपने घर लौट पाओगे। अब राजा कोटिश का गुप्तचर हेरक्युलिस से कहता है कि रिसेस अपनी सेना को लेकर हमारे राज्य के कबीलों की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। इस पर हेरक्युलिस राजा से कहता है कि मुझे इन किसानों को सैनिक बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय तो चाहिए। इस पर राजा उसे कहता है कि तब तक तो वह राज्य के सभी कस्बों को उजाड़ देगा। रिसेस के पास राक्षसों की फौज है, जिसे सिर्फ देवता ही रोक सकते हैं, यानी ज्यूस का बेटा हेरक्युलिस। अब रात होने पर राजा का सेनापति अटलांटा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अटलांटा उसे तुरंत सबक सिखा देती है। तभी राजकुमारी का बेटा आयरिश हेरक्युलिस से मिलने आता है। तभी उसे जंगली जानवरों जैसी आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां देखने जाता है तो उसे देखकर डर जाता है। तब हेरक्युलिस उसे बताता है कि टाइडियस जंग में पैदा हुआ था और इसी कारण उसका स्वभाव जानवरों जैसा हो गया है। इसके बाद हेरक्युलिस राजकुमारी को लोगों का इलाज करते हुए देखता है। अब आयरिस हेरक्युलिस से कहता है कि मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसा योद्धा बनूंगा और थ्रेस पर राज करूंगा। इसके बाद हेरक्युलिस उसे शेर के दांत वाली माला देता है, जो वह अपने बेटे को नहीं दे पाया। अगली सुबह हेरक्युलिस और उसके साथी पूरी सेना का अच्छे से जायजा लेते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। इसके बाद वो सभी रिसेस से युद्ध लड़ने निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों के सफर के बाद वो सभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा धुआं होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब हेरक्युलिस सेना को रुकने का आदेश देता है। इसके बाद वो रथ से उतरकर देखता है, जहां पर बहुत सी लाशें पड़ी हुई थीं, जिसे कौए नोचकर खा रहे होते हैं। तब राजा कोटिश कहता है कि हमें आने में देर हो गई। जब वो लोग उन लाशों को चेक कर रहे होते हैं, तभी वहां पर रिसेस के सैनिक उठ खड़े होते हैं और उन पर अचानक हमला कर देते हैं। दरअसल यह एक चाल था, जिसमें हेरक्युलिस और उसकी सेना फंस चुकी थी। वहां पर रिसेस के अनगिनत योद्धा मौजूद थे, जो पहले से छुपकर उनका इंतजार कर रहे थे। अब राजा का सेनापति हेरक्युलिस को बताता है कि रिसेस एक जादूगर है और उसने इन आदिवासी लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। अब हेरक्युलिस राजा कोटिश को सेफ रखने के लिए सैनिकों को ढालों की दीवार बनाने के लिए कहता है। इसके बाद युद्ध का आरंभ होता है और उन आदिवासियों का लीडर सबसे पहले अटैक करने के लिए आता है। तभी हेरक्युलिस अटलांटा को रोकता है और उसके तीर की नोक को तोड़कर उस लीडर के माथे में घुसा देता है, जिससे वह वहीं मर जाता है। अब यह देखकर हेरक्युलिस की सेना का मनोबल बढ़ जाता है। तभी वो आदिवासी योद्धा उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। इसके बाद हेरक्युलिस सैनिकों को मोर्चाबंदी करने का आदेश देता है। इसके बाद वो आदिवासी उन पर टूट पड़ते हैं। वहीं अब हेरक्युलिस और उसके चारों साथी रिसेस के योद्धा को मारने लगते हैं। अटलांटा अपने तीरों से बहुत से योद्धा को मार देती है, लेकिन वहां पर सही से निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो एक लकड़ी के टावर पर चढ़कर तीरों की बौछार करने लगती है। वहीं अब आदिवासी योद्धा के प्रहार से हेरक्युलिस के सैनिकों की ढालों की दीवार टूट जाती है और तभी
वह योद्धा राजा कोटिश को मारने के लिए घेरे के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद हेरक्युलिस एक रथ पर सवार होकर अपने आधुनिक हथियारों को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ता है और उन आदिवासी योद्धाओं को मूली गाजर की तरह काटने लगता है। वहीं उसका साथी एमपीआरएस भी उसका साथ देता है और वह दोनों मिलकर आदिवासी योद्धाओं के लाशों के ढेर लगा देते हैं। यह देखकर रिसेस के बाकी योद्धा डरकर भाग जाते हैं। उनकी सेना यह जंग जीत चुकी थी। लेकिन राजा कोटिश किसी बात को लेकर परेशान था। तभी उसके पास हेरक्युलिस आता है और उससे इस परेशानी की वजह पूछता है। तब राजा कोटिश उससे कहता है कि हम यहाँ पर गांव वालों को बचाने आए थे, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए और अब हमारी सेना भी आधी हो चुकी है। इस पर हेरक्युलिस उससे कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह युद्ध का समय नहीं है। वो अभी युद्ध लड़ने के काबिल नहीं हुए थे, लेकिन आप नहीं माने। अब इस बात से राजा सहमत हो जाता है। इसके बाद राजकुमारी और उसकी कुछ दासियां वहां पर आती हैं। अब राजकुमारी हरक्युलिस के घाव पर जड़ी बूटी का लेप लगाती हैं और उसे एक दवाई पीने के लिए कहती हैं। इसके बाद हेरक्युलिस राजकुमारी से उसके बेटे के बारे में पूछता है। इस पर राजकुमारी कहती है कि वो थ्रेस का राजा बनेगा और वह उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अब राजकुमारी हेरक्युलिस की पत्नी और बच्चों के बारे में पूछती हैं। इस पर हेरक्युलिस क्रोधित होकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है और जब हेरक्युलिस सो जाता है तब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की लाशें दिखाई देती है, जिसे देखकर वह नींद से जाग जाता है और फिर वह कैंप से बाहर आता है, जहां पर फिर से उसे उसकी पत्नी और बेटे की लाशें दिखाई देती हैं। और तभी एक 3 सिरों वाला भेड़िया वहां पर आ जाता है और वो हेरक्युलिस पर अटैक कर देता। तभी उसका साथी वहां पर आ जाता है। दरअसल यह हेरक्युलिस का डरावना अतीत होता है, जिसे वह चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। अगली सुबह एमपीआरएस हेरक्युलिस से कहता है कि तुम्हें उन डरावने सपनों से लड़ना होगा, वरना तुम कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। इसके बाद राजकुमारी हेरक्युलिस के साथियों के पास जाकर बैठती है और लोयस से हेरक्युलिस के पत्नी और बच्चों के कत्ल के बारे में पूछती हैं। इस पर ऑटोलिक्स उसे बताता है कि उस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। अब वो बताता है कि हेरक्युलिस और मैं दोनों एथेंस की गलियों में लावारिस बड़े हुए थे। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए और फिर जब हेरक्युलिस जवान हुआ तब देवताओं ने उसे कई अभियानों पर भेजा, जिसमें मैं भी उसके साथ था। हेरक्युलिस बहुत ताकतवर था, जिससे उसे शोहरत मिली और ज्यूस के बेटे की कहानी भी उस पर फिट बैठ गई। इसलिए हम भी उस कहानी को हेरक्युलिस के साथ जोड़ने लगे, जिससे हमें फायदा भी होता था। इसके बाद अटलांटा राजकुमारी से कहती है कि वह एक अच्छा इंसान है, जिसने बिना कुछ सोचे हम सब की मदद की और आज हम उसके साथ हैं। इसके बाद लोयस सैनिकों के हौसले बुलंद करने के लिए उन्हें हेरक्युलिस के हथियार देता है, लेकिन राजा के सेनापति को उस पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद लोयस उसे हेरक्युलिस का कवच देता है। अब वो सेनापति उसे चमड़े का कवच समझकर हंसने लगता है। तभी टाइडियस उस पर खंजर से वार करता है, लेकिन वो खंजर उस कवच को भेद नहीं पाता, जिसे देखकर सेनापति के तोते उड़ जाते हैं और फिर वो वहां से चला जाता है। अब हेरक्युलिस और उसके साथी सैनिकों को लड़ना और तीर चलाना सिखाते हैं। इसके बाद अटोलिकस सेना को ढाल की दीवार बनाने के लिए कहता है और फिर टाइडियस दीवार की मजबूती चेक करता है और टकराकर गिर जाता है। वहीं अटलांटा सैनिकों को तीरंदाजी सिखाती है और हेरक्युलिस का भांजा छुपकर तलवार चलाना सीख रहा होता है। तभी सेनापति उसे देख लेता है। इसके बाद वो सभी रिसेस से लड़ने की योजना बनाते हैं। वहीं राजा का गुप्तचर उन्हें रिसेस के रुकने की जगह बताता है, जो कि इरोटिकस पर्वत के पास है। अब सभी सैनिक जंगलों के रास्ते आगे बढ़ते हैं और अब वह उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें रिसेस की सेना तैयार मिलती है। तभी हेरक्युलिस को पहाड़ी पर अर्धमांव की सेना दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आते हैं तब हमें पता चलता है कि वह एक छलावा था। अब रिसेस राजा कोटिश से कहता है कि तुम फंस चुके हो। हमारी सेना ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। या तो तुम हथियार डाल दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन राजा का सेनापति उससे युद्ध करने के लिए कहता है। तभी वो गुप्तचर अपना हेलमेट उतारता है, मतलब उसने ही रिसेस को उनके आने की खबर दी थी। इसके बाद दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो जाता है। अब हेरक्युलिस अपनी सेना को मोर्चेबंदी करने का आदेश देता है
वहीं अटलांटा तीरों से रिसेस की सेना पर वार करती है। हरक्यूलिस और उसके साथी पूरी जी जान से लड़ रहे होते हैं। अब रिसेस के सैनिक उन पर तीरों पर आग लगाकर अटैक करते हैं, लेकिन हरक्यूलिस की सेना ढाल का प्रयोग करती है। अब रिसेस से बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन हरक्यूलिस की पूरी सेना सही सलामत होती है। जब हरक्यूलिस सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है, तब रिसेस की सेना भाग जाती है। लेकिन रिसेस अपनी हार नहीं मानता और अकेला ही उनसे भिड़ने आता है। तभी हरक्यूलिस उसके घोड़े को उठाकर पटक देता है और फिर युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद राजा कोटिश की सेना रिसेस को बंदी बनाकर कोटिश के महल में लाया जाता है। इसके बाद राजा का सेनापति रिसेस का मजाक उड़ाता है। तभी हेरक्युलिस वहां पर आ जाता है और उसे रोकता है। तब रिसेस हेरक्युलिस से कहता है कि तुमने राजा कोटिश का साथ देकर सही नहीं किया। अब हेरक्युलिस उससे कहता है कि तुमने कोटिश के लोगों पर आक्रमण क्यों किया। अब रिसेस कहता है कि इस पूरे राज्य पर कब्जा जमाने के लिए कोटिश ने तुम्हें झूठ बोला है। अब रात में जीत का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें राजा कोटिश का राज्याभिषेक किया जाता है, क्योंकि अब वह पूरे राज्य पर कब्जा कर चुका था। वहीं रिसेस को बंदी बनाकर रखा जाता है। अब राजकुमारी रिसेस को पानी पिलाना चाहती है, लेकिन कोटिश उसे मना कर देता है। इसके बाद राजकुमारी वहां से चली जाती है और तभी हरक्युलिस भी उसके पीछे जाता है और फिर वह उससे पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। इस पर राजकुमारी उससे कहती है कि मेरे पति इस राज्य के राजा थे, लेकिन मेरे पिता ने मेरे पति को जहर देकर उनसे यह राज्य हड़प लिया। रिसेस मेरे पति का वफादार था और इसलिए वह मेरे पिता के खिलाफ हो गया और युद्ध छिड़ गया। लेकिन रिसेस निर्दोष है और मेरे पिता दोषी हैं। लेकिन मैं अपने बेटे आइरिस की वजह से अपने पिता का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पिता के बाद मेरा बेटा ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा और मैं उसे राजा बनते हुए देखना चाहती हूँ। अब हेराक्युलिस उससे कहता है कि तुम जानती हो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद राजकुमारी हेराक्युलिस से रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ और उसे अपने जैसा बनाओ। तभी वहां पर राजा का सेनापति आ जाता है और हेरक्युलिस से कहता है कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। अब हेरक्युलिस वहां पर जाता है, जहां अटोलिकस उसे बताता है कि हमें अब सोना नहीं मिलने वाला। अब हेरक्युलिस राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि आपने हमें धोखा दिया है। इस पर राजा उससे कहता है कि तुम भाड़े के टट्टू हो और तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या करना चाहिए था। जब मैं थ्रेस का सेनापति था, तब से मैं इस राज्य का राजा बनने का सपना देख रहा हूं और तुमने मेरे इस सपने को पूरा करने में मेरी मदद की है। इसके लिए शुक्रिया। और अब मैं पूरी यूनान सल्तनत पर राज करना चाहता हूँ। और जो तुमने मेरी सेना को सिखाया है, वह सेना अब दूसरे सैनिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करेगी। और इसी तरह समय बीतने के साथ मैं पूरे विश्व में अपना शासन कायम करूंगा। और अगर तुम चाहो तो इस सेना की कमान संभाल सकते हो। इस पर हेराक्युलिस उससे कहता है कि आप चाहते हो कि मैं आपकी गुलामी करूं। अब राजा उससे कहता है कि ठीक है, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें जरूर मिलेगा, उसके बाद तुम जा सकते हो। इसके बाद हेराक्युलिस और उसके साथी अपना सोना लेकर जाने लगते हैं, लेकिन थ्रेस के लोगों को देखकर उसका मूड बदल जाता है और वो यहीं पर रुककर सब कुछ ठीक करना चाहता है। इस पर अटोलिक्स उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम जिसके लिए लड़े वो सोना हमें मिल गया है। अब यहां से चलते हैं और तुम्हें भी तो काला सागर जाकर शांति से जीना था। इस पर हेरक्युलिस उससे कहता है कि मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, तुम मेरे हिस्से का सोना भी रख लो। इस पर अटलांटा हेरक्युलिस से कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद हेरक्युलिस उनसे कहता है कि मेरा जो भी कर्ज तुम लोगों पर था वह चुकता हो चुका है, अब तुम सभी आजाद हो और जा सकते हो। तब अटलांटा उससे कहती हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर जाते। इसके बाद एमपीआरएस उनसे कहता है कि मैंने अपनी मौत देख ली है, आज रात में यहां पर मारा जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद मैं हेरक्युलिस के साथ हूं। अब अटोलिक्स उन सभी के हिस्से का सोना अपने रथ में लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो पांचों फिर से महल में घुस जाते हैं, जहां पर राजा के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। अब राजा कोटिश भी वहां पर आ जाता है और हेरक्युलिस से कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे काम के बदले सोना दे दिया, इसके बाद भी तुम यहां मरने के लिए वापस आ गए। अब राजा का सेनापति उससे कहता है कि
मैंने राजकुमारी और हेराक्युलिस की बातें सुन ली थीं। वह दोनों राजकुमारी के बेटे को आपसे दूर ले जाने की साजिश कर रहे थे। यह सुनकर राजा राजकुमारी के बेटे को उससे छीन लेता है। इसके बाद राजकुमारी का बेटा आयरिश हेराक्युलिस को शेर का दांत वापस दे देता है। अब राजा का सेनापति हेराक्युलिस को एक ही वार में बेहोश कर देता है। जब हेराक्युलिस की आंख खुलती है, तब वह जंजीरों से बंधा हुआ होता है। तभी उसे वही 3 सिरों वाला भेड़िया नजर आता है, जो अक्सर उसके विजन में आकर उसे परेशान कर देता है। लेकिन इस बार वह 3 अलग-अलग भेड़िए होते हैं, जो एथेंस के राजा इरीथियस के पालतू थे। तभी राजा कोटिश भी वहां पर आ जाता है और वह हेरक्युलिस से कहता है कि हम दोनों मिलकर पूरे यूनान पर राज करेंगे। अब इरीथियस हेरक्युलिस से कहता है कि तुम्हें इन भेड़ियों को देखकर कुछ याद आया, क्योंकि ये भेड़िए तुम्हें जानते हैं। अब हेरक्युलिस उससे कहता है कि उस दिन यह भेड़िए वहीं पर थे जब मेरी पत्नी और बच्चों का कत्ल हुआ। इसके बाद हेरक्युलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है और वह उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं मांगा था। इस पर इरीथियस उससे कहता है कि यही तो दिक्कत है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे हम कैसे खरीद सकते थे? एथेंस के लोग तुम्हें पसंद करते थे, और इस वजह से मैं तुम्हें खत्म भी नहीं कर सकता था, और इसलिए मैंने तुम पर आरोप लगाकर तुम्हें बदनाम कर दिया, ताकि एथेंस के लोग तुमसे नफरत करने लगें, जिससे हमेशा के लिए मैं राजा बना रहूं। और इसी वजह से मुझे तुम्हारे बीबी बच्चों को भी रास्ते से हटाना पड़ा। मेरे यह पालतू भेड़िए जब तुम्हारे बच्चों की हड्डियां खा रहे थे, तब वह बहुत चिल्लाए, लेकिन हेरक्युलिस एथेंस का देवता तो बेहोश पड़ा था। अब यह जानकर हेरक्युलिस बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जंजीरों में जकड़े होने के कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी राजा कोटिश हरक्युलिस के सभी साथियों को मारने का आदेश देता है, और शुरुआत वो अपनी बेटी से करता है। अब राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि तुम एक हैवान हो, तुम पिता कहलाने के लायक नहीं हो। अब राजा के सैनिक राजकुमारी की गर्दन काटने वाले होते हैं। तभी एम्पियरस हेरक्युलिस को उसके 12 कारनामों को फिर से याद कराता है और उससे कहता है कि तुम खुद पर विश्वास करो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। इसके बाद हेरक्युलिस उन जंजीरों को तोड़ देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। इसके बाद कोटिश उन भेड़ियों को छोड़ देने का आदेश देता है। अब वो तीनों भेड़िए हेरक्युलिस पर टूट पड़ते हैं और उसे हर जगह से नोचने लगते हैं। अब हेरक्युलिस एक एक करके तीनों भेड़ियों का सफाया कर देता है, जिसे देखकर राजा कोटिश के पसीने छूट जाते हैं। अब हेरक्युलिस उसके साथियों को आजाद करता है। इसके बाद वो सभी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक सैनिक एम्पियरस के ऊपर भाले से अटैक करता है। अब एम्पियरस समझ जाता है कि उसके मरने का समय आ गया है, लेकिन तभी हरक्युलिस उस भाले को पकड़ लेता है और उससे कहता है, थोड़ा और जी लो। वहीं राजकुमारी रिसेस को आजाद कर देती हैं। इसके बाद हेरक्युलिस इरीथियस के पीछे जाता है। अब इरीथियस हेरक्युलिस से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन हेरक्युलिस उससे कहता है कि माफी मांगनी है तो मेरे परिवार से मांगना। इसके बाद हेरक्युलिस खंजर को उसके सीने में घुसा देता है, जिससे वो मर जाता है। लेकिन तभी राजा का सेनापति हेरक्युलिस के गले में रस्सी डालकर उसे पटक देता है। फिर वो उसे मारने वाला होता है कि तभी लोयस पीछे से सेनापति की पीठ में खंजर घोंप देता है। जब वह सभी बाहर आते हैं, तब राजा के सैनिक उन पर निशाना साधे खड़े होते हैं। अब हेरक्युलिस उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें युद्ध में प्रशिक्षण दिया है, इसीलिए तुम मेरा साथ दो। इस पर राजा कोटिश उनसे कहता है कि जो भी कोई उसका साथ देगा, वो मरेगा। इसके बाद कोटिश राजकुमारी के बेटे को वहां पर लाकर हेरक्युलिस से कहता है कि तुम अपने बच्चों को तो बचा नहीं सके, कम से कम इसे तो बचा लो और अपने हथियार नीचे रखकर सरेंडर कर दो। तभी वहां पर अटोलिक्स भी आ जाता है और कोटिश के सैनिकों को मारने लगता है। अब थेडियस राजकुमारी के बेटे को सैनिकों के अटैक से बचाता है, लेकिन उसी दौरान उसे एक तीर लग जाता है। इसके बाद थेडियस राजा के सैनिकों पर टूट पड़ता है, लेकिन अब वह बहुत घायल हो जाता है। इसके बाद हेरक्युलिस उसे उठाकर महल में ले जाता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है। वहीं हेरक्युलिस के साथ ही महल के दियों को गिरा देते हैं, जिससे वहां पर आग फैल जाती है और सैनिक आगे नहीं आ पाते। इसके बाद हेरक्युलिस हेरा की मूर्ति को उखाड़कर फेंक देता है, जिससे बहुत से सैनिक दबकर मर जाते हैं और साथ ही राजा कोटिश भी मारा जाता है। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।